गोर्बाचेव ने कुछ नीतियां लागू की थी, आर्थिक सुधार लागू किए थे, उसके बावजूद सोवियत संघ का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, उसके 15 टुकड़े हो जाते हैं। जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों को आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ऐसा जोर उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। बात समझो, लिखना क्या तुम परीक्षा में, मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार की नीतियां लागू की तो लोगों को बहुत सारी क्या हो गई, आकांक्षाएं होंगी, क्या हो गई, और अपेक्षाएं होंगी कि हमारी इच्छाएं ये पूरी करेंगे, और इन सबका क्या उमड़ा, जोर उमड़ा। जोर बेटा समझते हो, वैसे जोर उमड़ा, सभी बहुत सारी इच्छाएं उमड़ी कि हमारी इच्छाएं सोवियत संघ पूरा करेगा, मिखाइल गोर्बाचेव पूरे करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। गोर्बाचेव ने ज्यादा तेज गति से कदम उठाना सोचा, उसने सोचा कि अपन ज्यादा तेज गति से, किस गति से, आर्थिक विकास करेंगे सोवियत संघ का, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया और व्यवस्था क्या हो गई, तहस नहस हो गई। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे और जो गोर्बाचेव को समर्थन देते शुरू में, जो उसके समर्थक थे, सपोर्टर थे, वो भी इसके क्या हो गए, विरोधी हो गए। कुछ बात समझ में आ रही है। मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार की नीतियां लागू करना चाहा। आओ, लेट क्यों आ रहे हो, आयो, था कलेक्ट्री हो, देखो देखो, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक सुधार की नीतियां लागू की सोवियत संघ में, लेकिन लोगों को बहुत सारी क्या हो गई, आकांक्षाएं होगी, उनकी उम्मीदों का जोर उमड़ा। मिखाइल गोर्बाचेव ने तेज गति से नीतियां लागू की, लेकिन नीतियां सफल नहीं हो पाई, तहस नहस हो गई अर्थव्यवस्था, और जो उसके समर्थक है शुरू में वो उसके क्या हो गए, विरोधी हो गए। और गोर्बाचेव खुद अपनी नीतियों का बचाव नहीं कर पाए, जो उन्होंने नीतियां बनाई थी कि नीतियां बहुत अच्छी हैं, उनका उनके पास कोई जवाब नहीं था बचाव के रूप में कि हम इनका बचाव करें। जैसे तुमसे कोई गलती हो जाए, मैं कहूँ लड़का खड़ा हो, क्या गलती की तूने, फिर तुम अपने बचाव में बोलते हो, सर मेरी गलती थी नहीं, इसने ऐसा कहा इसलिए फिर मैंने इसको मारा, इसलिए हमारी लड़ाई होगी। यानी मिखाइल गोर्बाचेव अपनी नीतियों का बचाव भी नहीं कर पाए, बचाव में कुछ कह नहीं पाए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा की उभार। एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, राष्ट्रवादी भावना क्या होती है बताओ, राष्ट्र निर्माण, शाबाश, एक तो बोला, चलो, राष्ट्रवादी भावनाओं वह संप्रभुता, ये क्या होता है बताओ मुझे, सोवरेनिटी, संप्रभुता क्या होता है, कोई भी देश स्वतंत्र होता है, उसका अपना वजूद होता है, उसका प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्राध्यक्ष हो चाहे शासनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो, कहीं भी दूसरे देश में जाएगा तो उसका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि देश का क्या होता है, वो प्रमुख होता है, अपने देश की क्या उसके पास संप्रभुता है। जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भारत है, कोई भी देश है, वहां का राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष किसी दूसरे देश में जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। एक विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा पता तुम्हें, विश्व का सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा कौन सा है, अमेरिका, रूस है, सबसे छोटा देश कौन सा है, चलो बता देता हूं, वेंटिंगन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेंटिंगन सिटी। जो ईसाई होते हैं, ईसाई धर्म है, उनका बैठता है यहाँ पे पोप, कौन बैठता है, पोप। पोप यानी होता है धर्म गुरु, क्या होता है, धर्म गुरु। तो अपने धर्म गुरु को सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए कि पोप कहीं भी जाएगा इसको सम्मान मिलेगा, इसलिए इन्होंने वेंटिकन सिटी क्या बना दिया, एक देश बना दिया। बहुत छोटा देश है, 2-2.5 घंटे में तुम पूरा देश घूम सकते हो, इतने देश है। हाँ, फिलोड़ा कहाँ छोटा है, 2-2.5 घंटे में घूम लेते हो पूरा वेंटिकन सिटी। लेकिन एक क्या, एक इस चर्च होता, चर्च ईसाइयों चर्च होता, उस प्रकार चर्च था, लेकिन अपने पोप को इज्जत देने के लिए ईसाइयों ने इसे क्या बना दिया, देश बना दिया। तो विश्व का सबसे छोटा देश वेंटिकन सिटी, यहाँ पे बैठता है धर्मगुरु कौन, पोप बैठता है। तो बात क्या कर रहा हूं मैं, संप्रभुता की। अब ये पोप कहीं भी जाएगा तो इसका सम्मान जैसे हमारे मोदी जी का होता है वैसे भी इसका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि देश अपने आप में क्या है, ये संप्रभु है। अब सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बाल्टिस्तान, बहुत सारे से देश हैं। अब उनका कोई संप्रभुता वजूद है क्या, नहीं है। उसमें तो केवल एक ही देश की चलती है, रूस की चलती है सोवियत संघ में, बाकी देश कौन सा है, यूएसएसआर। बाकी 14 को लगा हमारा तो कोई महत्व है नहीं, तो उन्होंने सोचा कि जैसे बहुत सारे देश आजाद हो रहे हैं वैसे हम भी राष्ट्रवादी भावनाओं को अपनाएं, हम भी आजाद हो और हम हमारा देश भी कैसा हो, संप्रभु हो जाए। क्लियर है। तो रूस और बाल्टिक गणराज्य, सबसे पहले संप्रभुता इच्छा किसने की, एक तो रूस और आते हैं बाल्टिक गणराज्य। कौन कौन से आते हैं बताओ, बाल्टिक गणराज्य 3 देश आते हैं इसमें, कौन से, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। समझ में आ रहा है। सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा किन देशों ने की,
सब भूल जाते हो। ये है बाल्टिक गणराज्य। कल मैंने बताया था रूस, बेलारूस, यूक्रेन, उन्होंने की थी संप्रदाय घोषणा। ये यहाँ पे दे रहे हैं कि हमें भी अलग होना है राष्ट्र राज्य के लिए। तो संप्रदाय इच्छा उभार की रूस और बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से आते हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। फिर कुछ देशों का नाम हो रहा है इसमें। यूक्रेन, नाम सुना यूक्रेन का? एक है जॉर्जिया, ये सब सोवियत संघ के देश थे सभी। जॉर्जिया अभी भी देश है, जॉर्जिया वर्तमान में। ऐसे बहुत सारे देशों ने क्या कहा? यूक्रेन, उक्रेन लिखा, वैसे यूक्रेन होता है, इसे यू आता है इसमें, अपन इसको उच्चारण में यूक्रेन बोलते हैं, किताब में उक्रेन लिख रखा है। बाकी अपन रूस यूक्रेन पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कहीं भी, तो अर्थ है राजी रहो, उक्रेन लिख दो मार की। वाह, अब राजी? ठीक है राजी रहो, लिखना था ना परीक्षा में, थोड़ा लिखना उक्रेन, है ना? वाह, बाकी यूक्रेन ने अपने बोलचाली भाषा में है। सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उपहार में शामिल थे। सभी क्या चाहते थे कि हम इससे क्या हो जाएं? अलग हो जाएं। लेकिन सबसे पहले अलग कौन होते हैं? सबसे पहले अलग कौन होते सोवियत संघ से? रूस, बेलारूस और यूक्रेन। लेकिन जब भी ये सब चाह रहे थे कि हम भी अलग हो जाएं। अब इसमें याद क्या रखना, प्रश्न आएगा बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश शामिल है, तो समझ में आ रहा है? प्रश्न आएगा सोवियत संघ में किस पार्टी ने 70 साल तक शासन किया? कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने सुधार की नीतियां लागू की? बात समझ में आ रही है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन सा देश बनता है? समझ में आ रही बात? रूस का पहला राष्ट्रपति कौन बनता है? बोरिस येल्त्सिन, बताया था मैंने, तो चुनाव जीतता फिर अलग हो जाता है। ऐसे प्रश्न याद होते हैं, हर एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटर रिलेटेड है। तो राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध होता है। यानी ये क्या कारण था उसका? तात्कालिक कारण था कि सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या होता है? राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार व संप्रभुता की भावना। तात्कालिक कारण, तात्कालिक यानी क्या होता? उस समय का कारण। बाकी मैंने कारण बताए थे तुम्हें कि लोगों का आकांक्षाएं पूरा नहीं कर पाई, युद्ध में बहुत सारा पैसा लगा दिया, सेनाओं पे पैसा लगा दिया, हथियारों पे पैसा लगा दिया, देश का विकास किया नहीं, वो कारण भी था। लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? तो राष्ट्रवादी भावना। बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे उसमें विश्व के अंदर, इन्होंने सोचा यूरोप के देशों ने कि हम भी सोवियत संघ से क्या हो जाएं? अलग हो जाएं और अपन एक संप्रभु देश। बात क्लियर है? जैसे तुम पढ़ते हो 18 स्थानीय क्रांति, पढ़ते हो 18 स्थानीय क्रांति, बहुत सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था उस समय का कारण? गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। पता होगा तुम्हें, एक फिल्म बनी थी मंगल पांडे, देखी? आमिर खान की फिल्म थी मंगल पांडे, देखना कभी, समझ में आ जाएगा तुम्हारे। चलो अपन अभी पॉलिटिकल पढ़े, हिस्ट्री नहीं पढ़े, ठीक है? अब आता है विघटन की परिणतियां। सोवियत संघ के नेता अभी मैं स्लाइड में सब बता दूंगा, पहले अपन बीच चीज को समझे। विघटन की परिणतियां देखो, दूसरी दुनिया यानी यूएसएसआर, पहली दुनिया, और तीसरी दुनिया भारत, यानी गुट निरपेक्ष देशों वाली, ठीक है? तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में समाप्त हुआ। अब समझो, 25 दिसंबर 1991 सोवियत संघ के कितने टुकड़े हो जाते हैं? 15 टुकड़े। कितने टुकड़े होते हैं? 15 टुकड़े हो जाते हैं। और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बनता है? रूस बनता है। इससे पहले शीत युद्ध चल रहा था, कब से कब तक चला शीत युद्ध बताओ? कल बताया था मैंने, 1945 से 1991 तक चलेगा। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं, बात को समझो, रटना कुछ नहीं, चीज समझने की सब। शीत युद्ध चल रहा था 1945 से 1991 में। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे विरोधी, वो कह रहे पूंजीवाद अच्छा, वो कह रहे समाजवाद अच्छा। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एकमात्र महाशक्ति बनकर कौन उभरता है? अमेरिका। और इसके बाद अमेरिका की दादागिरी शुरू होती है, जो आज तक चल रही। समझ में आ रही बात? यही बात हम इसमें पढ़ रहे हैं कि दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी नहीं, ये बात अब खत्म हो गई। यानी सर्वश्रेष्ठ कौन हो गया? पूंजीवाद। समाजवाद तो खत्म हो गया, हार गया, टूट गया वो तो। ये अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। दोनों देश अपने हथियार बढ़ाने में लगे हुए थे। दोनों सेनाएं कहीं आक्रमण कर रही हैं, कहीं दूसरे देश में जा रही हैं। हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी। परमाणु हथियार की संचय को बढ़ाया था। उसने परमाणु हथियार बनाए, उसने जैविक हथियार बनाए, उड़ाउड़ काम कर रहे थे।
तथा विश्व को सैन्य गुटों में बैठा था। किसने कहा तू मेरी तरफ आ जा, किसने कहा मेरी तरफ आ जा। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी क्या हो गई, समाप्त हो गई, क्यों कंपटीशन रहा ही नहीं। दो लड़के हैं होशियार हैं, ये लड़का होशियार है, ये लड़का होशियार है, तो दोनों पढ़ेंगे कि पहला स्थान कौन लाएगा। अब क्लास में पढ़ने वाले केवल एक ही बच्चा है, दूसरा कोई पढ़ता ही नहीं, तो उसे टेंशन नहीं, पहला स्थान वैसे मिल लूंगा। तो अब संघर्ष खत्म हो गया, कौन अकेला रह गया। बात आ रही समझ में। तो हथियारों की होड़ भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती, और अमेरिका अकेले क्या बन जाता है, महाशक्ति। क्या बन जाता है, जो आज तक है अमेरिका महाशक्ति। विश्व के जो टॉप 7 देश है ना, विश्व के टॉप 7 देश जो अपनी सेना पर पैसा खर्च करते हैं, आगे आएगा पाठ में, वो 7 देश मिलाकर भी अमेरिका जितना पैसा खर्च नहीं करते सेना पर। मैं क्या कह रहा हूं, बात को समझो। विश्व के जो टॉप 7 देश है जिनकी टॉप आर्मी है, जैसे भारत भी शामिल है, वो सातों जितना पैसा आर्मी पे खर्च करते हैं एक साल में, उससे ज्यादा पैसा अकेला अमेरिका खर्च करता है अपनी सेना पर। इतने खतरनाक हथियार उसके पास, अमेरिका के पास। विश्व के टॉप सेना अमेरिका के पास ही है, ठीक है। तो अमेरिका अकेले क्या बन गया, महाशक्ति बन गया। यहां तक अपनी बात समझ में आ गई। आप देखो 2 चीज आती है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय, बोलो चलो कोई बात नहीं, सी समझ जाओ। एक तो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे बोलते हैं IMF। क्या बोलते हैं, एक होता है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। दोनों का मुख्यालय कहां है, अमेरिका में। तो जो सोवियत संघ के विघटन बाद देश बर्बाद हुए थे, क्या हुए थे, खत्म हो गए, अलग अलग देश हो गए। तो अमेरिका ने कहा तुम्हारी मदद कौन करेगा, मैं करूंगा। और एक थेरेपी बनाता है वो शोक थेरेपी। क्या बनाता है, शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात लगाकर उपचार करना, यानी चोट पहुंचाकर उपचार करना। पहले ताकि मेली थप्पड़ की बच गई, पट्टी बांध दो था, समझ में आया। शोक थेरेपी, शोक यानी करंट का शोक लगा दिया अपन मरीज को, तो पहले शोक लगा दिया, फिर क्या करना, उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना, शोक थेरेपी। बात आ रही समझ में। यानी पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत संघ के विघटन के बाद टूट गए थे, उनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई थी, अमेरिका ने उनके लिए क्या चलाया, शोक थेरेपी। क्या चलाई, यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना, चोट लगाकर, याद रहिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक दोनों मुख्यालय कहां है, अमेरिका में, दोनों अमेरिका के कब्जे में, ठीक है। एक बात और थी कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। सोवियत संघ का विघटन होता है तो 14 नए देश और बनते हैं रूस के अलावा। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक, बाल्टिक देश कौन से हैं, ट्यूनीशिया कहां गया, बाल्टिक गणराज्य भी बताया था मैंने, बाल्टिक, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और पूरी यूरोप के देश, सुनो, पूरी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते हैं। यूरोपीय संघ का नाम होता है EU। क्या होता है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन संघ यूरोप के देश हैं, उनका एक संगठन है। तो मेरी बात समझो, आवाज नहीं, मैं जो चीज बता रहा हूं याद रहेगी तुम्हें, वरना परीक्षा में लिख नहीं पाओगे। सोवियत संघ का विघटन होता है, 15 नए देश बनते हैं। ये सभी किससे जुड़ना चाहते हैं, EU से। क्या बनाते हैं, EU भी आएगा, तुम्हारे चैप्टर आएगा पूरा। EU यानी यूरोपियन परिषद, क्या नाम है, या यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ, उसका सदस्य सभी बनना चाहते हैं। और नाटो, क्या नाम आता है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। क्या नाम है, नाटो। जब शीत युद्ध चल रहा था, 2 सैन्य गठबंधन थे। अमेरिका का जो गुट था, USA का, उसका गठबंधन था सैन्य गुट, नाटो। क्या नाम था, NATO, नाटो। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बोलो ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन किस देश का था, अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका ने कहा कि जिस देश को सेना चाहिए, परमाणु हथियार चाहिए, मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम्हारे पास परमाणु हथियार नहीं है, मैं दूंगा, लेकिन मेरे साथ संगठन में जुड़ो। संगठन का नाम है नाटो। क्या नाम है, और नाटो वर्तमान में भी सक्रिय है। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, वो नाटो कारण ही हुआ था। यूक्रेन ने कहा मैं नाटो में शामिल होना चाह रहा हूं, रूस ने कहा शामिल मत हो, क्योंकि मैं शामिल होऊंगा। तो रूस ने यूक्रेन पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, यह कारण था। तो नाटो अमेरिकी गुट द्वारा बनाया गया सैन्य गुट था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बोलो लड़कियां, बोलो।
अरे किताब में देखो, मैं बोल रहा हूं मेरे बात, मेरे तरफ देखो, बोलो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ टॉपर पीछे बोल क्यों नहीं रही आज ही, इसलिए टॉपर नाम लेते लेट आ गई। नाटो, एक फिल्म आई थी RRR, उसमें गाना था नाटो नाटो, उसको ऑस्कर मिला था, तो ऐसे याद रख लेना, नाटो नाटो नाटो। क्या नाम है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बोलो, उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन किस देश का था? याद रह जाए, अब मत भूल जो। इसके साथ दूसरा देश था सोवियत संघ, अलग था। तो सोवियत संघ ने अपना सैन्य गठबंधन बनाया। क्या बनाया? क्यों जब अमेरिका बना रहा है सोवियत संघ भी बनाएगा। सोवियत संघ भी क्या क्या था, मार देना जाओ देश। हाँ जी, सैन्य सहायता कोई कह रही, मैं कह रहा हूं। हाँ परमाणु हथियार कोई दे, मैं दे क्या होगा, देना जाओ, मारा देना, मार ला रहे हो था, काम सब हो जाए। तो देखो, एक तो है यूएसए, एक तो है यूएसए, इसका सैन्य गठबंधन था नाटो। क्या नाम था? नाटो। फुल फॉर्म है इसकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हो गया, हिंदी बोलते से उत्तरी, अरे नाम पूछेगा तुम्हें एक नंबर में, वो तो पूछा जाता है। उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन, संधि गठबंधन, ये वर्तमान में भी सक्रिय है, क्योंकि अमेरिका आज भी है, सोवियत संघ तो खत्म हो गया। ये था सैन्य गुट किसका? अमेरिका का। क्या था ये? सैन्य गुट। 4 अप्रैल 1949 की स्थापना होती है, डिटेल में आगे बताऊंगा मैं, 1949 में होती है इसकी, ठीक है। तो अब ये था अमेरिका का। तो सोवियत संघ, सोवियत संघ अपना गुट बनाएगा, इसका नाम है वार्सा पैक्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? वार्सा पैक्ट। 1955 में बनता है ये, और 1991 में क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो प्रश्न तुमसे पूछा जाएगा कि सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य गुट का नाम क्या था? अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य गुट का नाम क्या था? नाटो। समझ में आई? अब मैं बात कर रहा था कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, 15 नए देश बने, तो बहुत सारों ने किसमें जाने की इच्छा जाहिर की? EU में। किसमें की? यानी यूरोपियन संघ। क्या बोलते से कि हम शामिल होंगे यूरोपियन संघ में, ठीक है। कुछ देशों ने कहा हम किसमें जाएंगे? नाटो में। पहले उन पर बाध्यता थी कि उनको वार्सा पैक्ट सदस्य बना रहना था, अब वो देश आजाद हो गए, अपनी इच्छा है तो किसमें चले गए? आधे नाटो में। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब देखो, रूस, मध्य एशिया की गणराज्य और पूरी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दो नाम आ रहे हैं। एक द्वारा विश्व बैंक, क्या नाम आ रहा है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक है ना, और एक आ रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। हाँ पढ़ो, फोटो करूं, लिख रहे थे? अरे वीडियो देख लेना, लिंक डाल दूंगा मैं। अतरो टाइम कौन है देता हूं, खीन हो सके आज रे तो अटी देखो, आज रे तो घणो पढ़ना, वो सर ना भूल लो, खुद पढ़ना, नौकरी बात घणो पढ़ना यार। शुरुआत है, टाइम कौन भर था? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष किसके थे? दोनों अमेरिका। किसके थे? इनका मुख्यालय कहां है? अमेरिका। तो उसने कहा जो देश अलग हुए उनकी मदद कौन करेगा? अमेरिका, ठीक है। और अब थेरेपी बनाएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आएगा इससे, शोक थेरेपी। क्या नाम है? क्या बोलते हैं हिंदी में से? आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात, जब मैं कहता हूं बोलो तुम नहीं बोलते हो, क्या बोलते हैं इसे? वापस बता रहा हूं, शोक थेरेपी अभी 2 बार बता दी मैंने। यानी शोक थेरेपी का उद्देश्य था, जो अभी देश USSR से पीछे, मैं बोल रहा हूं देख लो ध्यान से, शोक थेरेपी का उद्देश्य क्या था? जो 15 देश सोवियत संघ से अलग हुए हैं, उन सब देशों में क्या लाना? पूंजीवादी व्यवस्था लाना। क्या लाना? पूंजीवादी व्यवस्था लाना। और क्या करना? आघात पहुंचाकर
उपचार करना, फैलते दे थप्पड़ की, उसके भाई रो मत, दुए लगा ले। समझ में आ रही? यही किया और सब देश भागे गए अमेरिका की तरफ, वाह वाह अमेरिका यहाँ पर मदद केरी, अब सब क्यों हो जावा, अमेरिका जो विकसित हो जावा। लेकिन सब देश क्यों हो गया, तहस नहस क्यों हो गया, सबा की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई पाया, सबकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, बहुत खराब होगा काम। और इसे बोलते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, क्या बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं भी मैं बताता हूं। इतिहास की सबसे, अरे पीछे, अरे तुम बोलो मत, मत पढ़ो कोई बात नहीं, बोलो मत, मैं हर एक शब्द को समझा रहा हूं, तुम्हें समझ लो, ध्यान से काम आएगा। इसे बोलते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। क्यों बोलते हैं, सोवियत संघ में बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, लेकिन वहां पे पहले किसके अंडर में थी, वो सरकार के अंडर में। हमने पढ़ा समाजवाद, जिस पर राज्य का पूरा नियंत्रण होता है, निजी पूंजी को नहीं होती। लेकिन पूंजीवाद क्या कहता है, इसमें कैसी पूंजी होती है, निजी पूंजी, यानी खुद के तुम पैसे इकट्ठे कर सकते हो, निजी संपत्ति रख सकते हो। तो सोवियत संघ की जो फैक्ट्रियां थी उनको बेचा गया जल्दबाजी में, या फिर बेचो, सरकार की कौन पे, तो सबने बेचा, औने पौने दाम में बेच दिया, रुपया जो ले लिया 17 रुपये में बेच दो, और सब व्यवस्था क्या हो गई, ठप हो गई, तहस नहस हो गई। इसलिए इसे बोलते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। क्या बोलते हैं, कुछ आया समझ में? चलो मैं और बोल देता हूं। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना था। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना, यानी सोवियत संघ को बिल्कुल हटा देना। शोक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। क्या होगा, निजी स्वामित्व होगा, निजी संपत्ति होगी सबके पास। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा की निजीकरण, जो भी संपत्ति थी उसका क्या किया, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेट किया गया सबको। और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात कही गई। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। एक आदमी था पहले, स्टालिन, क्या नाम था, अभी आएगा बताऊंगा मैं। स्टालिन ने क्या किया, जो भी भूमि थी, दूसरा पीरियड मेरा ही, स्टालिन ने क्या कहा, जो भूमि थी निजी भूमि, उसे क्या किया, सार्वजनिक कर दिया। क्या क्या उसे, यानी सब खेती करोगे, सार्वजनिक करो। क्या करोगे, जैसे बात समझो, 5 बीघा खेती इसके पास, 2 बीघा इसके पास, 1 बीघा इसके पास। उसने कहा स्टालिन ने सब एक साथ ही खेती करो, खेती का सामूहिकीकरण कर दिया। क्या किया, क्या किया, किस खेती क्या करेंगे, सामूहिक में करेंगे, सामूहिकीकरण। किसने किया था, स्टालिन ने। लेकिन वापस आती है शोक थेरेपी, इसने कहा खेतों को वापस क्या कर दो, बांट दो अपने, क्या कर दो, यानी जो निजी फार्म है, क्या है, सॉरी, जो सामूहिक फार्म है, क्या है, अरे मैंने कहा ना सामूहिकरण कर रखा है, तो सामूहिक खेत है, सामूहिक फार्म है, उन सबको वापस क्या बना दो, निजी फार्म, निजी फार्म, निजी फार्म बना दो। कुछ आ रही समझ में? यानी शोक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जो सामूहिक फार्म थे उन्हें क्या बना दिया वापस, निजी। क्लियर है? ठीक है। और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। पूंजीवादी पद्धति यानी खुद की अपनी निजी संपत्ति से खेती शुरू हुई। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की महत्वपूर्ण नीति अपनाएगी। किसकी नीति? मुक्त व्यापार की, क्योंकि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं ये, तो मुक्त व्यापार की नीति अपनाते हैं। कुछ आ रहा समझ में? शॉर्ट वे में समझो, इधर देखो मेरी तरफ। शोक थेरेपी के परिणाम स्वरूप, पीछे देख लो पाया, बात करनी मारो करो मामू की करो। शोक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के देशों को अमेरिका ने सहायता की। शोक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। जो भी देश साम्यवादी थे, समाजवादी थे, उन अर्थव्यवस्था को हटाया गया। वहां पे कौन सी व्यवस्था लाई गई? पूंजीवादी। और पहले जो खेती कैसी होती थी? सामूहिक खेती, उसको वापस किया गया, निजी खेती बांट दिया। पहले क्या 10-12 जने एक साथ खेती करते थे, उसको वापस अलग कर दिया। सबको कहा अपनी निजी संपत्ति रखो, ठीक है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए ये किया गया। इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया। मैंने कहा था 15 देश थे और 15 देश भू आबद्ध है। क्या है? भू आबद्ध। भू आबद्ध का मतलब होता है सभी जमीन से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? जमीन से। तो एक देश यहां जा रहा है, एक देश यहां जा रहा है, एक देश यहां जा रहा है, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या अपना पूंजीवादी, तो ये व्यापार क्या हो गया? ठप हो गया। यानी जो साम्यवाद के 15 देश आपस में मुक्त व्यापार करते थे, वो क्या हो गया? बंद हो गया, ठप हो गया। क्लियर है? अब क्या होता है देखो, शोक थेरेपी के अनुसार शोक थेरेपी के परिणाम कब अपनाई जाती है? 1990 के बाद, यानी 91 के पास 1990 ग्राम लिख दो, यानी जब सोवियत संघ का विघटन होता तब।
तो 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता के उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले जा सके। लोगों ने आकांक्षाएं की थी हम अमेरिका की तरह क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। होता क्या सुनो, शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। क्या हो गई, बर्बाद हो गई सभी देशों की अर्थव्यवस्था, और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस में पहले सभी फैक्ट्रियां थी, जो भी औद्योगिक ढांचा था सरकार के अंडर में था, एकदम से उसको निजी किया और सारी व्यवस्था बिगड़ गई। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। जो 90% उद्योग थे, कितने 90% जो उद्योग थे पहले सरकार के अंडर में थे, राज्य के अंडर में, इनको किनको बेचा गया, निजी कंपनियों को, निजी कंपनियों को बेच दिया गया। ठीक है, आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, सब बाजार के अंडर में था, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित है। मटिया मेट यानी डपाचुक, और बोलो डपाचुक, उशान कर दिया, हालत बिगाड़ दी उनकी। इसे क्या बोलते हैं, इतिहास की सबसे बड़ी, लिखा है अभी मैंने। हालांकि और उन्हें ओने पौने कामों में जो उद्योग की कीमत थी, जो कोई उद्योग माना गया, जैसे सूती कपड़ा उद्योग है, तो इसकी कीमत कम से कम लगाई गई। क्या लगाई गई, कम से कम कीमत पर इसे बेचा गया। कोई चीज यानी 100 रुपए की है और 20 रुपए में बेची, 15 रुपया लेना हो ले मतलब, तो नुकसान हो गया उनका पूरा। और औने पौने दामों में बेचा गया, और मां बिक्री में भाग लेने के सब लोग बेचू, मैं बेचू, मैं मार जमीन है बेचू, भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए। क्या देंगे कि तुम अधिकार पत्र लो, तुम्हें अधिकार है, तुम अपनी जमीन किसी को भी बेच सकते हो। कुछ आ रहा समझ में, अर्थ सभी 24 संघ का आदमी हो, पहले था जमीन सभा बेला में ही, अब मुतान क्यों आओ अधिकार पत्र ले जाओ, जाओ जिन बेच कर दो, तो भाग ना हो सर, मन तुम्हारा कागज मुंह बेच फैली आज भी अच्छा भैया, तो इसलिए औने पौने दामों में बेचा, कम से कम रेट लगी तो दे दी, और अधिकार पत्र ले लिया और अपनी जमीन बेच दी। सभी भाग लेने के लिए आए, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों में बेच दिए, क्योंकि उन्हें किसकी जरूरत थी, धन की, पैसे की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल, रूसी मुद्रा कौन सी है, अमेरिका की मुद्रा कौन सी है, डॉलर, पता है तो, भारत की रुपया, तो रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आती है, पूरी मुद्रा गिर जाती है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या होता है बताओ मुझे, एक शब्द आ रहा मुद्रास्फीति, अब बोलो। अभी चल रहा था युद्ध, अभी भी चल रहा है, वैसे खत्म कहां हुआ, कौन कौन सा युद्ध चल रहा है अभी, एक तरफ ईरान है, एक तरफ इजराइल, और क्या ला रहा काको भी है, एक यूएसए, ट्रंप काको है, ट्रंप काको 100 कर मिले हराने, ट्रंप काको। देखो ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है। अब मैं तुम्हें मुद्रास्फीति समझा रहा हूं, इधर देख लो, बहुत शॉर्ट वे में। अच्छा टॉपर ठीक, देखो देसी भाषा मम्मी, देखो ईरान इजराइल और अमेरिका युद्ध चल रहा है। ईरान अपने युद्ध में पैसा खर्च कर रहा है। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, ईरान ने 10 करोड़ का नोट छापा। कितने करोड़ का, 10 करोड़ का। और ईरान मुद्रा बिल्कुल गिर चुकी है। शायद मेरे हिसाब से अपना भारत का जो 1 रुपया है ना, अभी शायद मुझे करंट पता नहीं, लगभग 12-13 हजार रुपए वहां पे, यानी भारत का 1 रुपया ईरान में कितना है, 12,000 रुपए। इतनी मुद्रा वहां पे गिर चुकी है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा का अवमूल्यन होना, मुद्रा कम होना। जब भारत आजाद हुआ था उस समय $1 1 रुपए के बराबर था। बात आ रही समझ में? आज $1 कितने के बराबर है, लगभग 86 रुपए के बराबर है। यानी अमेरिका कोई आदमी आएगा 1 रुपया लाएगा, यहाँ कितने हो जाएंगे, 10 रुपए लाएगा, यहाँ क्या हो जाएंगे 860, और 100 रुपए लाएगा तो 8,600। अब बात उल्टी समझो, हाँ करने का रुपया कितना, 86,000, कितना है क्या अमेरिका में, कितना रुपया हो जाए, 1,000 हो जाए। बात समझ में आई? ये होता है मुद्रा का अवमूल्यन। अब इतना कहोगे नोट हावड़ा खान ने छाप काटा, सरकार ने फटाफट 500 का नोट और छाप काटो, तो इससे मुद्रास्फीति और गिरेगी। और किसी देश की मुद्रास्फीति गिरती है, इसका मतलब देश वो विकसित कभी नहीं हो सकता। रियलिटी की बात होती है ये। अब चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो, ठीक है, आवाज नहीं, मैं पूरी हर एक लाइन तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये फोटो देखो बैंक का, पेज नंबर कितना है ये, 26 निकालो। अरे तुम्हारे 10 होगा, मेरी किताब पुरानी। ये देखो, रूस में कुल 1,500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे, जिन्हें लगभग आधे शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप क्या हो गए, दिवालिया हो गए।
दिवालिया हो गया थे 1500 बैंक रूस में, दिवालिया समझो। हाँ, उन हिंदी बोले दिवालिया। रूस के इस बैंक बात हो, रूस के इस दूसरे सबसे बड़े बैंक इंकॉम, क्या नाम था? रूस का एक बैंक था, उसका नाम था इंकॉम, इंकॉम बैंक। और कितना बैंक बर्बाद हुए? लगभग 1500 बैंक। क्यों हो गया दिवालिया? क्यों हो गया? दिवालिया। हिंदी में अच्छा लगा नाम, दिवालिया है, ठीक है। और ग्राहकों के 10,000 और कंपनियां शेयर धारकों में पूंजी जाएगी। शेयर मार्केट जानो, शेयर मार्केट, वो जो पैसा लगा था वो पैसा भी चला गया। अरे बर्बाद हालत होगी रूस की। अब बात को समझो, मैं समझा रहा हूं, सुनो। सामूहिक खेती की प्रणाली नष्ट हो चुकी थी, अब लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं रही, लोगों के पास खाने के लिए धन नहीं रहा, गेहूं नहीं रहा। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। रूस ने क्या किया? खाद्यान्न आयात करना यानी खरीदना शुरू किया। क्या किया? खाद्यान्न का आयात। समझ में आ रहा है? रूस की स्थिति खराब हो गई, खाने के लिए गेहूं नहीं है, तो खाद्यान्न क्या करेगा वो? आयात। आयात यानी खरीदना, निर्यात यानी बेचना, ठीक है। सन 1999 में 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कई नीचे था। जो 1989 में जीडीपी थी, समझते हो? जीडीपी, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोग्रेस, सकल घरेलू उत्पाद, ये होता ना, ये 1999 में इससे बहुत ज्यादा गिर गया। यानी क्या हो गया? इसका डाउनफॉल हो गया, जीडीपी गिर गई पूरी। कई देशों में एक माफिया वर्ग उभरा। माफिया जानो? बजरी माफिया क्या है? माफिया वर्ग। क्या नाम था इसका? नोमेनक्लेचुरा। ये नाम याद रखना तुम्हें, नोमेनक्लेचुरा। बोलो, नोमेनक्लेचुरा बोलो। अरे देश में हालत खराब हो गई तो गुंडा भी पैदा हुई नोई, तो रूस में माफिया वर्ग उभरता है, उसका नाम है जराइम पैसा। लिख रहा है इसमें, हिंदी में लिख लो, नोमेनक्लेचुरा बोलते हैं इंग्लिश में से, किताब वाला लिख लो तुम, जराइम पैसा। ये तुम्हारा है नहीं तो रहने दो। हाँ किताब में कौन ना है तो बताऊं था, मैंने तो गणी बताऊं था ना, हरी बात थोड़ी बताऊं। कौन ही? जराइम पैसा। रूस में माफिया वर्ग उभरता है, उसका नाम क्या होता है? याद रहिएगा, उभरा। और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में ले लिया। वो कब चाली होगी? मारी, ठीक है। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। पहले लोग थोड़े गरीब कम थे, क्योंकि साम्यवाद हमेशा समानता लाने का प्रयास करता है। लेकिन शॉक थेरेपी के बाद रूस के अंदर गरीब और अमीर के बीच की खाई और ज्यादा गहरी होगी। अमीर ज्यादा और अमीर, गरीब ज्यादा और। क्लियर है? इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। जो चुगदा देश देखो, अरे यह कहानी चल रही है मुझे बात नहीं। सोवियत संघ के 15 देश अलग होते हैं, इन सभी ने अपना क्या बनाया? संविधान। क्या बनाया? लेकिन फटाफट बनाओ, हड़बड़ी में बनाए गए, तो हड़बड़ी के संविधान ज्यादा काम नहीं कर पाई, कुछ प्रावधान इन्होंने हर कुछ बनाई। अब बात करो, सुनो इसका नुकसान क्या होता है। अरे सोना चिड़िया क्यों की? हाँ बोल बोल बोल। पूछ पाया उधर ही पटेल, पूछ बता के बोल लो, पूछ बताओ धन। अरे ठीक है बेटो, होली मिलो यही बढ़िया बात यही सारी, तो बेटा रहो बस। कौन नहीं गोबर वाली बात नहीं बताई, वो बात बताई गोबर वाली। पढ़ने में की जरूरी है ध्यान, वो ध्यान है बस, अदरोक छा रहे हो। अब देखो, रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया। किसको बनाया गया? राष्ट्रपति को। भारत में कौन है कार्यपालिका प्रमुख? राष्ट्रपति ने चलती किसकी है? प्रधानमंत्री की। जबकि रूस सहित 14 देशों में किसको प्रमुख बनाया गया? राष्ट्रपति को। रूस के राष्ट्रपति भी पुतिन, नाम सुना होगा, व्लादिमीर पुतिन। पुतिन है राष्ट्रपति। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है, और यहाँ पे कौन होता है? ठीक है। और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति दी गई, यानी उसे क्या बना दिया गया? एक प्रकार से तानाशाह। क्या बना दिया? वो जो चाहे जो कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रहेगी। भारत में संसद मजबूत है, कोई भी बिल तुम्हें पास करना है तो उसके लिए बहुमत चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब शक्ति किसके हाथ में आ गई? राष्ट्रपति। तो संसद क्या हो जाती है अपनी? कमजोर। संसद क्या हो जाएगी?
क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में संसद मजबूत है। ठीक है। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए, सत्तावादी यानी तानाशाह हो गए। तानाशाह जैसे हिटलर का नाम सुना तुमने, हिटलर की तरह। ठीक है। अब कुछ देशों के नाम हमारे उदाहरण के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, नाम सुना? एक देश है तुर्कमेनिस्तान, सोवियत संघ के देश थे पहले, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेक रहते हैं यहाँ पे, इसलिए इसका नाम है उज्बेकिस्तान। दो देशों के उदाहरण किताब में दे रहे तुम्हारे, समझो बात को। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए इस पद को बहाल किया कि 10 वर्ष तक कौन रहेंगे? अपन राष्ट्रपति मैं ही रहूंगा। कितने वर्षों के लिए? ठीक है। फिर इसको बढ़ा दिया 10 वर्ष, 10 वर्ष और बढ़ा दिया, 10 वर्ष इसको और बढ़ा दिया, यानी कितने साल शासन किया? 20 साल। और पूरी तरह से क्या हो गए वो? तानाशाही। और इसमें ऐसा था कि राष्ट्रपति के विरोध में कोई बोल नहीं सकता। जो राष्ट्रपति हैं इसकी अगर आपको असहमति, आप असंतुष्ट हो तो आप इसमें बोल नहीं सकते, यानी विरोध नहीं कर सकते। कि राष्ट्रपति कहेगा जो ये काम होगा। इससे होता क्या है? अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम अभी बाकी था। न्यायपालिका वहां पे स्वतंत्र इतनी नहीं थी क्योंकि राष्ट्रपति चल रही थी, और राष्ट्रपति पहले 10 साल अपने कार्यकाल को बढ़ाता है, फिर 10 साल और बढ़ा देता है। संसद पहले कमजोर है और अपना कोई विरोध नहीं कर सकता। ठीक है। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था 2000 के बाद, यानी अपनी आजादी के 10 साल बाद शुरू हुई। यानी रूस का विकास असली कब से होता है? 10 साल बाद, यानी 2000 के बाद। सन 2000 के बाद अपनी असली अर्थव्यवस्था को वो पकड़ पाता है। इसका कारण क्या था? समझो बात को। अभी तुम्हें पूछूं, रूस में सर्वाधिक क्या निकलता है? तेल निकलता है, खरीद निकलता है। तो रूस क्या करेगा? इनका निर्यात बेचेगा। इसके आसपास देश मैंने बताया था, ऐसे नक्शा, अभी बताऊंगा नक्शा, और कि भू आबादी देश है सभी, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, तो देशों से निकलेगा। अब यहां से जो रूस है, माना कि ये रूस है, यहां से ये तेल यहाँ बेच रहा है, यहाँ जा रहा है, तो इस देश में क्या किराया लगा? देश किराया लेगा, तो ये किराए से पैसे कमाएगा और ये तेल बेचने से पैसे कमाएगा। तो सन 2000 के बाद रूस अपना विकास कैसे करता है? तेल, खनिज, प्राकृतिक संपदा का निर्यात करके और दूसरे देश इसका किराया वसूल करके, क्या करके? समझ में आ जाएगा इनका विकास कैसे हुआ? इस कारण, क्योंकि तेल निकलने वाली जगह निकलता, हर जगह कहीं नहीं निकलता, अपने पानी निकलता, उनके क्या निकलता? इस बात को समझो कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात, और अजरबैजान तेल, अजरबैजान भी देश है और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने, मैंने बताया ना, तेल की पाइपलाइन के कारण फायदा हुआ, और उनके एवज में क्या मिलता था? किराया। ठीक है। अब आता है इसमें संघर्ष और तनाव। ये कल पढ़ेंगे। रिपीट करें? स्लाइड तो रही नहीं इसमें, ये रिपीट करें, पीडीएफ दिखा दो तुम्हें मैं। सोवियत संघ के नेता है ना, साइड में दे रखे वो दिखा दे, और ये संघर्ष तनाव अपन कल पढ़ लेंगे, और कोई प्रश्न होगा तो वापस रिपीट कर लेंगे। ठीक है। एक बात इसको रिपीट करो। चलो देखो, मैंने बताया यूएसए का सैन्य संघ गठबंधन क्या था? नाटो। क्या था ये? कब बनता है? फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है। सोवियत संघ का सैन्य गठबंधन क्या था? कब बना है? कब समाप्त होगा? 1991, सोवियत संघ के विघटन के बाद। और सभी देश किसमें जाना चाह रहे थे? ईयू यानी यूरोपियन। ठीक है। फिर आता है विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, किसके अंडर में थे? क्योंकि इनके मुख्यालय भी कहां है? अमेरिका के अंदर। ठीक है। फिर एक थेरेपी आती है, कौन, क्या नाम है? क्या अर्थ है इसका? आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसने क्या किया कि सभी देश क्या अपनाए? संपत्ति कैसी हो? और सभी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? डगमगा गई। और इसे क्या बोलते हैं? इतिहास की सबसे बड़ी। ठीक है। फिर आता है स्टालिन। स्टालिन ने क्या किया था? यानी खेती का सामूहिकीकरण, सभी खेती को सामूहिक करो। लेकिन बाद में क्या होती है? सामूहिक फॉर्म से क्या बन जाते हैं? व्यक्ति विशेष के निजी फॉर्म, और मुक्त व्यापार नीति बाद में अपनाई जाती है। ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने। और
हाँ ये बोलो, 90% उद्योग किसको बेच दिए जाते हैं? और उद्योग कितने पैसे बेचे जाते हैं? कम से, ठीक है। और अधिकार पत्र किसके लिए मिलते हैं? संपत्ति को बेचने के लिए, ठीक है। और दूसरी मुद्रा कौन सी है? रूबल, ठीक है। और इसकी क्या हो जाती है लास्ट में? मुद्रास्फीति। फिर आता रूस में एक बैंक था, क्या नाम था? और इससे 15,000 बैंक क्या हो जाते हैं? अर्थव्यवस्था तहस नहस। फिर रूस क्या करता है? खाद्यान्न, बाहर से खाद्यान्न खरीदता है, ठीक है। 1989 की तुलना में 1999 जीडीपी क्या हो जाती है? गिर जाती है, ठीक है। और 15 ही देश अलग हुए, क्या बना दिया अपना अलग संविधान। संविधान में शक्तियां किसको मिलती हैं? और राष्ट्रपति क्या बन जाता है? और रूस में संसद क्या हो जाती है? वहां पे माफिया वर्ग उभरता है, उसका नाम क्या है? जरायम पैसा, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति कितने सालों के लिए बनता पहले? फिर कार्यकाल कितना बढ़ा देता है? ठीक है। राष्ट्रपति को विरोध कर सकता है क्या? ठीक है। और रूस की उन्नति कब होती है? 2000 के बाद। किस कारण होती है? खनिज तेल प्राकृतिक गैस के निर्यात के कारण। और पड़ोसी देशों का विकास कैसे होता है? पाइपलाइन गुजरती है, यहां से तेल निकलता, टैंक निकलता है, तो उसका क्या मिलता है उसे, और इससे इनका विकास हो जाता है। अब वो पीडीएफ निकाल लें, तुम्हें बता दें। व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन कब से कब तक रहा है इसका जन्म? 1870 से 1924। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के क्या है ये? संस्थापक। 1917 की रूसी क्रांति के नायक। और क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर यानी 1917 से 1924 में सोवियत समाजवादी गणराज्य यानी सोवियत संघ के क्या रहते हैं ये? संस्थापक यानी अध्यक्ष, ठीक है। मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार को और उसे अमली जामा पहनाने में महारत एक आदमी हुआ, कार्ल मार्क्स। नाम सुना तुमने? कार्ल मार्क्स। विश्व में लोग दो लोग को जानते हैं, या तो भगवान को या फिर कार्ल मार्क्स को। विश्व में भारत के ना, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बना दिया था मार्क्सवाद। तो उसी मार्क्सवाद को वास्तव में लागू कौन करता है? लेनिन। कहां करता है? रूस के अंदर, ठीक है। पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत। इसके बाद सभी देशों में साम्यवाद आना शुरू हो जाता है। फिर अगला नेता कौन है? जोसेफ स्टालिन। 1879 से 1953 लेनिन के उत्तराधिकारी। सोवियत संघ को मजबूत बनने के दौर में यानी 1924 से 1953 में नेतृत्व किया इन्होंने। औद्योगिकीकरण को तेजी से बढ़ावा दिया, कि उद्योगों को बढ़ावा दिया। और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया। बताया था मैंने, स्टालिन ने खेती का क्या कर दिया? बलपूर्वक सामूहिकीकरण। किसी भी खेती काम करो, बेड़ा में करो। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ के नेता कौन रहते हैं? स्टालिन। कौन रहते हैं? स्टालिन। 1930 के दशक के भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलना, जो अपने विरोधी बोल रहा उसको क्या कर दिया? कुचल दिया, उसको मार दिया। और तानाशाही रवैया अपनाया किसने? स्टालिन ने। फिर इसके बाद आता है कौन आता है? निकिता क्रुश्चेव। 1894 से 1971 याद नहीं रखना। सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहते हैं ये 1953 से 1964। स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक थे, उसको सही है नहीं मानते थे। और 1956 में कुछ सुधार लागू किए। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव दिया। पश्चिम देशों के साथ क्रुश्चेव ने क्या दिया? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यह याद रखना तुम्हें कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति किसकी है? तो निकिता क्रुश्चेव। निकिता नाम है लेकिन है पुरुष ही है ना। निकिता क्रुश्चेव। क्या नाम आता है? निकिता क्रुश्चेव पश्चिम के देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी थे भी जी और माने भी जी बात को मतलब यो है, ठीक है। हंगरी के जन विद्रोह का दमन किया। हंगरी एक देश है यूरोप का, उसके जन विद्रोह का इन्होंने किया दमन। और क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल थे। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट होता है, पहले पार्ट में था ये, अब तुम्हारे साइड नहीं है ये, उसमें शामिल थे। इसके बाद आते हैं लियोनिड ब्रेजनेव। ये शकल देखो, इतनी सुंदर प्यारा प्यारा चेहरा। लियोनिड ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं 1964 से 1982। इन्होंने दिया था सिद्धांत एशिया की सामूहिक सुरक्षा। ये याद रखना तुम्हें, एशिया की सामूहिक सुरक्षा। प्रश्न आता है एशिया की सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत किसने दिया? ब्रेजनेव। किसने दिया? ठीक है। अमेरिका के साथ संबंधों के तनाव की कमी आई इनमें। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन किया। चेकोस्लोवाकिया एक देश था, अभी उसके लगभग 12 टुकड़े हो चुके हैं। सॉरी, चेकोस्लोवाकिया 2 युगोस्लाविया के 12 हुए। चेकोस्लोवाकिया के 2 टुकड़े हैं, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया।
तो चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन किया किसने? ब्रेजनेव ने। और अफगानिस्तान पर आक्रमण किया 1979 हुआ था आक्रमण, और 1982 तक ही रहा। तो 1979 के अफगानिस्तान आक्रमण में कौन रहा शामिल? ब्रेजनेव। फिर आता है, यह नाम तो तुम्हें याद रखना ही रखना है, मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के ठीक है, नीतियां थी इनकी पेरोस्त्रोइका, आगे नाम यानी पुनर्रचना, और ग्लासनोस्त यानी खुलापन। दोनों बता दिया मैंने कि आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई, अपन हथियारों की होड़ कोई करनी। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। 1979 में जो अफगानिस्तान में सेना गई थी ब्रेजनेव के समय, उसको वापस किन्होंने बुलाया? गोर्बाचेव ने। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में सहायक रहे। जर्मनी क्या किया इन्होंने? एकीकरण। और शीत युद्ध को क्या किया? समाप्त किया। और सोवियत संघ के विघटन का पर क्या लगता है कि सोवियत संघ आपने विघटन कर दिया। बच्चा हुआ खोया हुआ दौड़ो, बिल्कुल दौड़ो ही दौड़ो। टैक्सी को पड़ा ना जो अपना गोरा रहे, आप थाड़ो में पड़ा जो काला पड़ जाओ। ठीक है। बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता से केंद्र तक पहुंचे। गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को क्या बनाई गई? ये मेयर, यानी मिखाइल गोर्बाचेव के समय बोरिस येल्त्सिन को मॉस्को का मेयर बनाया जाता है। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल हो गए, बाद में उनकी बुराई वो करने लग गए और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध किया। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई, सोवियत संघ को तोड़ने में। और साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों के हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बताइए ना, शोक थेरेपी लागू होती है। रूसी लोग साम्यवाद को हट गया, पूंजीवाद में क्या हुआ? उनका कष्टमय संक्रमण कैसा होता है? कष्ट होता है उनको। एकदम ही लाली कुआरी ही हार गई एकदम दुगो थोड़ा नो उशानी पहले किया साम्यवादी, समाजवादी, फिर काम आ गया पूंजीवादी। तो उन्हें क्या हुआ? कष्ट हुआ। और कष्ट के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाता है? बोरिस येल्त्सिन को। याद रह जाए। अब ये चीजें हो रही आ रही, यशाना है किताब में? बताओ, ये भी है तो बता दो। चुम तो हो जाए ये कण की आ जाएगा, बटन काट कमी बात। होम पे भी नहीं जा रही, होम पे क्यों चाहिए? वाह बद भी चल बद है ना, लिखने नाम समझ लो था ना। देखो, सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्कर, कुछ डेट है तुम्हें दिमाग में बैठनी चाहिए, पहले क्या हुआ था और पीछे। ये लास्ट है, फिर कुछ नहीं बताऊंगा, है ना। मार्च 1985 मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के क्या चुने जाते हैं? महासचिव। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया जाता है और सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की जाती है। ठीक है। फिर आती डेट इंपोर्टेंट 1988, इसको अंडरलाइन करना। 1988 कौन सा देश आ रहा है? लिथुआनिया। क्या नाम है देश का? लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू होता है। ठीक है। इसके साथ दो देश और आते हैं बाल्टिक, एस्टोनिया और लातविया। तीनों बाल्टिक आ गए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो सबसे पहले 1988 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू होता है, फिर एस्टोनिया, लातविया भी ला रहे लाग जाओ। ठीक है। फिर आता अक्टूबर 1989 सोवियत संघ की घोषणा की वार्सा समझौते। वार्सा पेट बताया था मैंने, सैन्य गुट वार्सा समझौते। वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। छाव जी के लाल रोत है, अब तक की वो स्वतंत्र है। और नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरती है, 9 नवंबर 1989। कितने सालों बाद गिरती है? 28 सालों बाद। कितनी लंबी थी? 150 किलोमीटर। कब खड़ी की गई? ध्यान 1961। सब मुझे याद करो था, याद मत करो, है ना। तो अक्टूबर 1989 सोवियत संघ की घोषणा की वार्ता समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिर जाती है, 9 नवंबर 1989।
फिर आती है फरवरी 1990, गोरबाचेव ने सोवियत संसद, क्या नाम है इसका, ड्यूमा, क्या नाम है, ड्यूमा, ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। बहुत सारे दल अब खड़े हो सकते हैं। पहले कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन फरवरी 1990 में गोरबाचेव ड्यूमा के अंदर चुनाव के लिए बहुदलीय पार्टियों की स्वतंत्रता दे देता। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हो जाता है। 70 साल, 70 72 एक ही बात, ठीक है। जून 1990 रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। रूसी संसद ने कहा सोवियत संघ से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। कब होते हैं, जून 1990। मार्च 1990 लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। कौन सा देश पहले आजाद हुआ, लिथुआनिया। जून 1991 येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा और रूस के राष्ट्रपति बनते हैं बोरिस येल्त्सिन। अगस्त 1991 कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोरबाचेव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट किया। गोरबाचेव ने हटा खाटा लेकिन नहीं हटियो। सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनते। किसके सदस्य बनते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, क्या बोलते हैं इसे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके सदस्य बनते हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। कब बनते हैं, सितंबर 1991 में। मार्च 2004 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में भी शामिल होते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नाटो में भी शामिल हो जाते हैं। यानी याद रखना, सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनते हैं और मार्च 2004 में नाटो में भी शामिल हो जाते हैं। कौन से देश, लेकर तो बोल जाओ, ठीक है। अब आती है दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और उक्रेन, है ना। उक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया। शब्दों को समझना, आजादी की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा बनता है, एस्टोनिया या लिथुआनिया, लिथुआनिया। लेकिन संधि समाप्त कौन करते हैं, रूस, बेलारूस और, शब्दावली मेरे पैर है। आजादी की घोषणा करने वाला पहला देश लिथुआनिया, लेकिन संधि को समाप्त करने वाले 3 देश रूस, बेलारूस। दिसंबर 1991 में, कल बताया था मैंने चीज। तो रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल बनाया। मैंने बताया था कल शब्द CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का राष्ट्रकुल बताया था, वो बनाया इन्होंने। किन देशों ने, तीनों ने, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ठीक है। आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, सभी स्थान है ना, भी राष्ट्रकुल में शामिल हो गए। याद रह जाओ, अच्छी बात ना हो तो ठीक हो। 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली, यानी उत्तराधिकारी कौन बन जाता है, रूस। और फिर आती है डेट 25 दिसंबर 1991। क्या था तारीख याद रखनी, कौन सी तारीख, गोरबाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा और सोवियत संघ का क्या हो जाता है, ठीक है। एक लास्ट नक्शा था, देख लो, किताब में है नक्शा, बात लगी बात है। क्या लिख रखा है, पूर्वी मध्य यूरोप और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का मानचित्र या जगह नक्शा, सी जगह या, क्यों देखो रूस दिख रहा हो तो मोटो, आज भी इतना मोटो रूस है कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है। वो टाइम हर देश का मिनी है, देश दो, क्यों बेलारूस आ गई बड़ी, क्यों यूक्रेन आ गयो, रूस यूक्रेन युद्ध होते रहो जो मालदोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, कोसोवो, यो क्या यो, FYR, अल्बानिया, मैसिडोनिया, मकदूनान जिसे बोलते हैं, यो आयो तुर्की, बेकार देश, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। उतरा उठा देश पहले हमास भी है सोवियत संघ में, रूस को, रूस तो अलग है, रूस तो सोवियत संघ में सब क्या हो गया, अलग हो गया। और ये युगोस्लाविया में देश दिख रहा था, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मोंटेनिग्रो, सर्बिया, युगोस्लाविया देश हो ना, कहा युगोस्लाविया के टुकड़ा होते गया सब अलग हो गया। तो था कल बताऊं, तुमको बताऊंगा कल कि युगोस्लाविया टुकड़े से कौन से देश बनते हैं, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, यम बना है। और कोसोवो देश, कोसोवो संगठन भी चले युगोस्लाविया में, ये भी कोसोवो से बनता है। इन युगोस्लाविया के लगभग 12 टुकड़े होते हैं। तो ये था सोवियत संघ, इतना बड़ा, ठीक है। कोई समस्या इनमें हो तो पूछो, बिना मार के तुम्हें समझा दिया मैंने, नहीं चला। अब चले देखिए।